हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, आपका भूगोल का अध्यापक। आज हम जनसंख्या संगठन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लिंग अनुपात और आयु संरचना के बारे में अध्ययन किया था और हम अब दे रहे हैं जनसंख्या संगठन। हम सबसे पहले जनसंख्या संगठन की परिभाषा पढ़ते हैं। तो किसी देश के नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के रूप में अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन। अब हम टॉपिक लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या क्या है या नगरीय जनसंख्या क्या है, तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रिया करने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? ग्रामीण जनसंख्या। जैसे कृषि है, पशुपालन है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सारी की सारी जो क्रिया करते हैं वे लोग ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि प्राथमिक क्रिया करने वाले ग्रामीण जनसंख्या के उदाहरण बताइए, तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी क्रिया क्या आती है? प्राथमिक क्रिया में आती है। अब हम दूसरा लेते हैं नगरीय जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? नगरीय जनसंख्या। गैर प्राथमिक क्रिया करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। गैर प्राथमिक क्रिया वह क्रिया होती है जो कृषि के अलावा कोई भी क्रिया करो, जैसे हम वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या उद्योगों में बहुत सारे कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो सब के सब गैर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अपन हम लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में आपके काफी बार 1 नंबर का क्वेश्चन जो 1 से 13 तक आते हैं उसमें काम आते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक, विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कहां निवास करती है? नगरों में। यदि विश्व की कुल जनसंख्या 100 है मान लो, तो उसमें से 50 जो जनसंख्या है वो कहां निवास करेगी? नगरों में। और आपको मालूम ही है विश्व की जो टोटल जो जनसंख्या है वो 714 करोड़ है। कितनी है? 714 करोड़। उनमें से आधी जनसंख्या लगभग कहां रहती है? नगरों में निवास करती है। यदि अपन द्वितीय बिंदु को देखते हैं, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% से अधिक, कितने प्रतिशत से अधिक? 38% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? नगरों के अंदर निवास करते हैं। अब यदि अगला बिंदु को देखते हैं, तो 2015 के अनुसार, 2015 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 53% से अधिक, विश्व की जनसंख्या का 53% से भी अधिक नगरों में जनसंख्या निवास करती है। नगरों में जनसंख्या क्या करती है? निवास। यदि आपसे पूछा जाए कि 2015 के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है, तो 53%। और यदि पूछा जाए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में कितने % लोग नगरों में रहते हैं, तो 38%। अब अपन पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण। नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 भागों में है। पहला उच्च नगरीय जनसंख्या, दूसरा मध्यम नगरीय जनसंख्या, तीसरा न्यून नगरीय जनसंख्या। इस तरह हम तीनों पार्ट का विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं उच्च नगरीय जनसंख्या। यदि उच्च नगरीय जनसंख्या का पहला बिंदु देखते हैं, तो इसमें इस वर्ग में विश्व के वे देश आते हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 60% से अधिक है। कितना है? 60 से अधिक है। यदि अपन को पूछा जाए कि कुछ नगरीय जनसंख्या में कितना प्रतिशत से लोग अधिक नगरों में रहने चाहिए, तो वो है 60% से अधिक लोग कहां रहने चाहिए? नगरों में रहने चाहिए। अब यदि द्वितीय बिंदु देखते हैं, तो इस वर्ग के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना व यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों को सम्मिलित करता है। तो उच्च नगरीय जनसंख्या के अंदर वे देश है जिसकी जनसंख्या कितना हो? 60%, जिसकी नगरों में जनसंख्या 60% से अधिक हो, और इसमें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश सबको इसमें लेते हैं। अब द्वितीय बिंदु है वो मध्यम नगरीय जनसंख्या है।
कौन सा है? मध्यम नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश सम्मिलित होते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो? 40 से 60% के बीच में हो। कितना हो? 40 से 60% के बीच में हो तो उसे हम मध्यम नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। अब इसके अंदर आने वाला जो देश है, इस वर्ग में आने वाला जो देश है वो चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, क्यूबा, जमैका और हैती देश को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर यदि इन देशों के अंदर देखा जाए तो 40 से 60% के बीच में लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। अब यदि तृतीय बिंदु देखते हैं, कौन सा बिंदु? तृतीय बिंदु न्यून नगरीय जनसंख्या। न्यून नगरीय जनसंख्या देखते हैं तो इस वर्ग में 40%, कितना प्रतिशत? 40% से भी कम लोग नगरों के अंदर निवास करते हैं। कितना प्रतिशत कम लोग नगरों में निवास करते हैं? 40%। तो इसमें इस वर्ग में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों को सम्मिलित किया जाता है। अब इसका यदि तृतीय बिंदु देखते हैं तो इस वर्ग में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों को सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह हम नगरीय जनसंख्या को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं और इसका विशेषज्ञ का अध्ययन करते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है जनसंख्या संरचना का चौथा घटक, वो है साक्षरता। कौन से है? साक्षरता। यदि साक्षरता की बात आती है या साक्षरता की परिभाषा की बात आती है तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं। मातृभाषा में क्या कर सकते हैं? पढ़ लिख सकते हैं। जैसे हम अपने भारत देश से जुड़े हुए हैं तो भारत देश की जो मातृभाषा होती है कौन सी है? हिंदी होती है। और हिंदी के अंदर बच्चों को क्या आना चाहिए? थोड़ा सा पढ़ना और लिखना आना चाहिए। और उनको अंकगणितीय ज्ञान, और अंकगणितीय ज्ञान, अंकगणितीय का मतलब होता है जिसको थोड़ी बहुत जोड़ भागी गुणा भाग जैसे अपन की जो पद्धति है जिसके कारण फ्यूचर में वो विभिन्न प्रकार के हिसाब कर सके, इसलिए इनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो और उसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। और हमारे आम बोलचाल के अंदर देखा जाए तो साक्षरता का मतलब होता है जिसको पढ़ना हो और लिखना हो, साइन करना या हस्ताक्षर करना आता है, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। अब हम अगले जो टॉपिक है हम लेते हैं साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है हमारा आर्थिक विकास के स्तर। आर्थिक विकास का स्तर होता है कि किसी भी परिवार के अंदर सबसे आर्थिक स्थिति के रूप में हम मनी को देखते हैं। इसको देखते हैं? पैसे को देखते हैं। जिस परिवार के अंदर व्यक्ति की आमदनी अच्छी होती है या पैसा होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, और जिनके पास पैसा या आमदनी नहीं होती वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जिसका कारण उसका सीधा प्रभाव देश की साक्षरता दर पर देखने को मिलता है। दूसरा जो बिंदु है नगरीकरण जीवन स्तर। आपको मालूम ही है कि ग्रामीण जीवन स्तर और नगरीकरण जीवन स्तर में काफी अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो वो अपन ना तो पूर्ण से कोई एजुकेशन लेवल के, ना तो कोई कोचिंग सेंटर मिलता है, ना अपन छोटी क्लासों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल मिलते हैं, जिसके कारण वो शिक्षा के अंदर पिछड़ जाते हैं। जबकि शहरों के अंदर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, कॉलेज और विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट ये सभी पाए जाने के कारण वहां के बच्चे अच्छी साक्षरता ग्रहण कर लेते हैं तथा गांव के लोग के जो बच्चे होते हैं वो इनको ग्रहण नहीं पा रहे, जिसके कारण देश की आर्थिक साक्षरता पर सीधा ही प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु देखते हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति। आपको मालूम ही है आज भी हमारे देश के अंदर देखते हैं भारत में और यहाँ तक विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा है, जिसमें महिलाओं को तुच्छ समझा जाता है या निम्न समझा जाता है, जिसके कारण ना उनको पूर्ण से शिक्षा दी जाती है, ना उनके ऊपर पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है, ना ही उनको विभिन्न प्रकार के और प्रकार के सुविधाएं दी जाती है, जिसके कारण वो इस क्षेत्र या महिलाएं पिछड़ जाती है और पूर्ण रूप से साक्षरता ग्रहण नहीं कर पाती है, जिसके कारण उनका सीधा प्रभाव हमारी साक्षरता दर या साक्षरता पर देखने को मिलता है। फिर चौथा बिंदु विभिन्न सुविधाएं या सरकारी नीति। आजकल सरकार द्वारा स्त्री साक्षरता को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियां और योजना चलाई गई। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गांव के अंदर जो बच्चे पढ़ती हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, यहाँ तक कि जो 9th क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको लंबी दूरी से सफर ना कर पाने के कारण उनको साइकिल वितरण की जाती है। यदि 10th क्लास के अंदर यदि अच्छे अंक प्राप्त कर लेती हैं तो उनको कार की
बढ़ाए और देश की साक्षरता दर क्या हो बढ़े। हम अब लेते हैं जो अपना अगला जो पॉइंट है कि सवाल आ जाए विश्व के 100% साक्षरता वाले देश कौन कौन से, या विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी साक्षरता दर 100% से अधिक पाई जाती है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन सारे देशों के अंदर साक्षरता 100% पाई जाती है। यदि छोटा सा सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका सीधा सा उत्तर है भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 के अनुसार कितनी है? 74.04% साक्षरता भारत की पाई जाती है। इसके अलावा और भी अपन देखते हैं विश्व के अंदर 7% साक्षरता के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी साक्षरता 97% भी है, 96% भी है, लेकिन प्रमुख ये जो देश है जिनकी साक्षरता 100% है और भारत की साक्षरता 14.04% है। अब अपना जनसंख्या संरचना का अंतिम घटक लेते हैं, उनका नाम है व्यवसायिक संरचना। पहले हमने आयु संरचना पढ़ा, दूसरा हमने लिंग अनुपात पढ़ा, चौथा तीसरा हमने जनसंख्या संगठन पढ़ा और चौथा हमने साक्षरता पढ़ा और पांचवा हम कौन सा ले रहे हैं? व्यवसायिक संरचना। यदि व्यवसायिक संरचना की यदि परिभाषा पूछी जाए तो व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या, कुल जनसंख्या है जैसे मान लो 100 और उनमें कितने लोग कार्य कर रहे हैं, वो कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसायों या कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। देखो सीधी भाषा में बोले तो विश्व की कुल जनसंख्या में कितनी जनसंख्या ऐसी है जो कार्य करने में लगी हो, चाहे वो कार्य कौन से भी तरीके का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे खेती में हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे खनन क्रिया हो, किसी न किसी कार्य में लगा होना चाहिए। उसका जब अध्ययन करते हैं उसी को हम व्यवसाय संरचना के अध्ययन या व्यवसाय संरचना के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब यदि आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय संरचना को स्पष्ट कीजिए, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय संरचना को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मुख्य जो व्यवसाय बताए गए हैं वो कृषि, वानिकी, आर्थिक, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, जल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं, ये सभी की सभी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बताई गई मुख्य व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। यदि आपसे इन शब्दों को थोड़ा सा गौर करके देखें तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि संचार क्या होता है। संचार का सीधा सा अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, संदेशों और प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजता है उसी को हम क्या कहते हैं? संचार। वापस एक बार, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, संदेशों और प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार। परिवहन, व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने जाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? परिवहन। वापस व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? परिवहन। अब अपन लेते हैं काफी बार सवाल आता है कार्यशील जनसंख्या क्या है। आपको मैंने पहले ही आयु संरचना के अनुसार बताया था कि 15 से 64 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है। हमने युवा जनसंख्या की जो विशेषता पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था। अब कार्यशील जनसंख्या में देखते हैं 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच की पाई जाने वाली स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को कहा जाता है। नोट करके हमने कुछ बिंदु लिखे हैं जो एक नंबर का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। विश्व के विकासशील देश, विश्व के विकासशील देश या विकसित देश या विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाओं के द्वितीय या तृतीय व्यवसाय में लोग ज्यादा कार्य करते हैं। इसमें सीधी भाषा में देखो तो विकासशील देश को या विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था के देश को, उसमें अधिकतर जो देखा जाता है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो या फिर द्वितीय क्रिया में कार्य करते हैं या फिर तृतीय क्रिया का काम करते हैं। यदि सवाल आ जाए विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग किस क्रिया में कार्य करते हैं तो द्वितीय को तृतीय, या फिर विकासशील देशों में अधिकतर लोग किस क्रिया में कार्य करते हैं तो द्वितीय को तृतीय ये कार्य करते हैं। अब हमारा जो नया बिंदु है वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया आपको सीधी भाषा में बोले तो ऐसी क्रिया जिनको करने से मानव किसकी प्राप्ति होती है? आय की। मानव किसकी प्राप्ति होती है? आय की। उसको हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। यदि आर्थिक क्रिया का मुख्य विभाजन है वो 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में
किया गया। सबसे पहला जो भाग है वो है प्राथमिक क्रिया का। कौन सी क्रिया का है? प्राथमिक क्रिया का। प्राथमिक क्रिया की यदि परिभाषा पूछी जाए तो प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लिया जाता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कृषि, पशुपालन। जैसे कृषि से प्राप्त होने वाले जो भी हमें अनाज प्राप्त होता है वो सीधे ही मनुष्य अपने खाने में प्रयोग करता है। जैसे हमारे गेहूं की रोटी बनाकर खाते हैं, बाजरे की रोटी बनाकर खाते हैं, सब्जियों से साग बनाकर खाते हैं, ये सब कृषि के ही भाग है। और पशुपालन जो भेड़ बकरियां पालते हैं उनको प्राप्त होने वाला जो दूध होता है या फिर उनसे प्राप्त होने वाली जो ऊन होती है हम उसका सीधा ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके उदाहरण मिलते हैं। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया में इस परिभाषा देखते हैं प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे उपयोग ना करके। देखो प्राथमिक क्रिया में हम प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का सीधा उपयोग करते हैं, लेकिन द्वितीय क्रिया के अंदर प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का हम सीधा उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग ना करके उनके रूप परिवर्तन करके उपयोग में लिया जाता है। सीधा उपयोग ना करके क्या करते हैं? उसका रूप परिवर्तन करके उसे उपयोग में लिया जाता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे विनिर्माण, विनिर्माण का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि हम जो कमीज पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं या कार चलाते हैं, ये सब के सब हम द्वितीय क्रिया में ही लेते हैं। क्योंकि हम जब कमीज का उदाहरण लेते हैं तो कमीज के लिए जो ऊन चाहिए या कपास चाहिए वो सारे के सारे विकास से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। और उसका सीधा उपयोग ना करके हम उसका धागा, रेशा तथा विभिन्न प्रकार के डिजाइन का उपयोग करके उसको वस्त्र का रूप धारण करवाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते जाता है? द्वितीय क्रिया। अब हम पढ़ते हैं तृतीय क्रिया। सेवाओं से संबंधित क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तृतीय क्रिया। चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे मास्टर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, ये सारी सेवाएं क्या कहलाती हैं? तृतीय क्रिया। अब तृतीय क्रिया में सबसे पहले लेते हैं परिवहन। व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने ले जाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? परिवहन। दूसरा है हमारा संचार। वापस व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, संदेशों, प्रेक्षणों, तथ्यों को जिस माध्यम से भेजता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार। अब है आपका व्यापार। व्यापार के अंदर दो पहलू होते हैं, एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। क्या होता है ये? आयात और निर्यात। और जब आयात और निर्यात दोनों क्रियाएं होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? व्यापार। क्या कहते हैं? व्यापार। अगला है पर्यटन। पर्यटन एक प्रकार का व्यापार ही होता है, एक उद्योग होता है जिनको हम एक मनोरंजन के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? मनोरंजन के रूप में देखने वाला उद्योग है। और इसकी सीधी सी परिभाषा है पर्यटन एक यात्रा है। पर्यटन एक क्या है? यात्रा है जिसे व्यक्ति प्रमोद के उद्देश्य से करता है। आपको कोई मालूम नहीं है, आप घूमने जाते हो तो किस लिए जाते हो? खुशी के लिए जाते हो, आनंद के लिए जाते हो, या फिर वहां पर कोई प्रकार की अन्य प्रकार की शरारत करने के लिए जाते हो? नहीं, अपन खुशी मिले, अच्छी विचारधारा मिले, वहां पर आप जाना पसंद करते हो। हम चौथी क्रिया का नाम लेते हैं, उनका नाम है चतुर्थ क्रिया। इसमें शोध अनुसंधान से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शोध अनुसंधान संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर कॉलेज भी आ सकते हैं, महाविद्यालय भी आते हैं, इसके अलावा और प्रकार के बहुत सारे सेक्टर भी आते हैं। अब अंतिम जो क्रिया लेते हैं उसका नाम है पंचम क्रिया। कौन सी क्रिया है? पंचम क्रिया। यदि पंचम क्रिया को अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये सबसे नवीनतम क्रिया है जिसमें सबसे ज्यादा पैसों की प्राप्ति होती है और इसमें बहुत ही उच्च तकनीकी या बहुत ही उच्च विचारों के लोग सम्मिलित होते हैं। नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी की मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। पंचम क्रियाएं होती है, उसमें नए नए विचार इकट्ठे किए जाते हैं, नए नए आंकड़े लिए जाते हैं और नई नई तकनीकी का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। यदि इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, ये सब लोग सम्मिलित होते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना है, पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कोलन क्रिया भी कहा जाता है। पंचम क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वर्ण कोलन क्रिया कहा जाता है। यदि पूरे स्वर्ण कोलन क्रिया पंचम क्रिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर
आय की प्राप्ति बहुत अधिक होती है तथा इसके द्वारा किए गए या इस क्रिया में सम्मिलित जो व्यक्ति द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो स्वयं या उससे उच्च अधिकारी के द्वारा ही बदला जा सकता है, इसलिए इसे स्वर्ण डॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।